हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपनी जीएस की क्लासेस कर रहे थे जिसमें हमारा सामान्य विज्ञान चल रहा था और सामान्य विज्ञान में हम जीव विज्ञान को स्टडी कर रहे थे। तो जीव विज्ञान से रिलेटेड हमारी आज की क्लास होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शो करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो आपके किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? माइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज या कैरोटीन। तो दूध में जो आपके मिठास पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी लैक्टोज के कारण। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक शर्करा है। लैक्टोज जो है आपकी एक प्राकृतिक शर्करा है जो आपके दूध के अंदर पाई जाती है। यह एक डाइसैकराइड शुगर है। लैक्टोज क्या है आपकी? एक डाइसैकराइड शुगर है। डाइसैकराइड डाइसैकराइड शुगर है। डाइसैकराइड शुगर है। यह ग्लैक्टोज तथा ग्लूकोज से आपकी ड्राइव होती है और इसकी हल्की मिठास का कारण है। यही इसकी हल्की मिठास का कारण होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लैक्टोज के कारण ही दूध में आपके मिठास आती है। और लैक्टोज आपका एक प्राकृतिक शर्करा है और ये आपके डाइसैकराइड शुगर है। और ये किस किस के द्वारा आपके बनती है? तो ये गैलेक्टोज और आपके ग्लूकोज, इनसे ही आपके डेराइव होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसके कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है। गाय का जो दूध होता है वो आपका थोड़ा पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण आपका क्या होता है? कैसीन, लैक्टोज, कैसीन के साथ कैरोटीन, लैक्टोज के साथ साथ ब्यूटरिक एसिड। तो गाय का दूध का हल्का पीला रंग होने का कारण है आपका कैसीन के साथ कैरोटीन की उपस्थित होना। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। कैसीन के कारण आपका सफेद रंग होता है दूध का। और आपका गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण है कैरोटीन। ओके, कैरोटीन की उपस्थिति है। कैरोटीन आपका हाइड्रोकार्बन होता है। कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है जिसका फॉर्मूला क्या होगा आपका? C40H56। ये आपका हाइड्रोकार्बन होता है कैरोटीन। इसी के कारण गाय का जो दूध है वो आपका पीले रंग का होता है। ओके, तो आपका कैसीन के कारण दूध का सफेद रंग होता है और गाय का जो दूध है उसमें कैसीन के साथ आपका कैरोटीन भी होता है जिसके कारण गाय के दूध का रंग आपका पीला होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कैसीन के साथ कैरोटीन की उपस्थिति है जिसके कारण आपका गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कैसीन दुग्ध होता है जीवाणु, प्रोटीन, शर्करा या वसा। कैसीन दुग्ध जो होता है वो आपका क्या होता है? तो ये आपका एक प्रोटीन होता है। कैसीन एक आपका फोस्फोप्रोटीन्स है। कैसीन क्या है? आपका एक फोस्फोप्रोटीन्स है। तो कैसीन क्या है? आपका एक फोस्फोप्रोटीन है। फोस्फोप्रोटीन्स। ओके, ये आपके जो कि दूध में पाया जाता है। फोस्फोप्रोटीन्स फोस्फेट समूह में संयुक्त प्रोटीन्स होते हैं। दूध का धवल रंग कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। कैसीन की उपस्थिति के कारण ही दूध का रंग कैसा होगा? आपका सफेद रंग होगा। ठीक है, सफेद रंग होगा। दूध में एल्ब्यूमिन नामक एक अन्य प्रोटीन भी पाया जाता है। और दूध जो है आपका एक कंप्लीट डाइट होता है, संपूर्ण आहार होता है जिसमें आपकी प्रोटीन की मात्रा लगभग 3.3% पाई जाती है। दूध को आपके संपूर्ण आहार
पूर्ण आहार भी कहते हैं, पूर्ण आहार है। और इसके अंदर प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है? 3.3% इसके अंदर आपका प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, 3.3% प्रोटीन होता है इसके अंदर। और एल्ब्यूमिन नामक का एक अन्य प्रोटीन भी दूध में पाया जाता है, एल्ब्यूमिन। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि प्रोटीन। कैसिन दुग्ध जो होता है वो आपका प्रोटीन होता है, और कैसिन आपका एक फोस्फोप्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। ये आपका फोस्फेट फोस्फेट में संयुक्त प्रोटीन्स होते हैं, फोस्फोप्रोटीन्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रोटीन होता है आपका कैसिन दुग्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शरीर में ऊतकों यानी कि टिश्यू का निर्माण होता है। हमारी बॉडी में टिश्यू का निर्माण किससे होता है? वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या विटामिन से। तो हमारी बॉडी के जो टिश्यू है उनका निर्माण होता है आपके प्रोटीन से। ठीक है, शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, यानी कि टिश्यू का निर्माण किससे होगा? आपके प्रोटीन से होगा। प्रोटीन जो है आपके, प्रोटीन वृद्धि तथा मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन आपके वृद्धि के लिए और आपके उपचय के लिए, उपचय यानी कि मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। और आपके प्रोटीन्स अमीनो अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं, यानी कि अमीनो अम्ल इनकी इकाइयां या मोनोमर्स एकलक होते हैं। प्रोटीन्स जो है आपके अमीनो अम्ल के संयोजक होते हैं। प्रोटीन्स आपके अमीनो अम्ल की संयोजक इकाइयां होती हैं, संयोजक इकाइयां हैं, या आप इन्हें इनका एकलक भी कह सकते हैं, मोनोमर्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रोटीन। शरीर में, आपके शरीर में टिश्यू का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है, और प्रोटीन जो है वो आपकी शरीर में वृद्धि और मरम्मत यानी कि उपचय के लिए भी आवश्यक होते हैं। प्रोटीन्स अमीनो अम्ल की संयोजक इकाइयां हैं, या इनको एकलक भी कहते हैं अमीनो अम्ल का, जिसे आप मोनोमर्स कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, प्रोटीन से हमारे शरीर में टिश्यू का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अल्फा केराटीन एक प्रोटीन है जो कि आपके रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, ऊन में उपस्थित है, या आपके अंडों में उपस्थित है। तो अल्फा केराटीन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि आपके त्वचा में उपस्थित होता है। कहाँ पर उपस्थित होता है? हमारी स्किन में उपस्थित होता है। अल्फा केराटीन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। यह केराटीन का एक प्रकार है। किसका प्रकार है? आपके केराटिन का एक प्रकार है, और ये आपके जल में अघुलनशील होता है। अल्फा केराटिन जो है आपका, ये जल में अघुलनशील होता है, अघुलनशील है ये जल में। और जो सींग, नाखून, खुर या बाल होते हैं, इनके अंदर भी आपका अल्फा केराटिन जो प्रोटीन है वो पाया जाता है। ये आपके नाखून में यानी कि नेल्स में, और आपके सींग, हॉर्न्स में, सींग के अलावा जो खुर होते हैं जानवरों के, हूफ्स, इनके अंदर भी मिलता है। और बाल यानी कि हेयर्स, बालों के अंदर भी आपका अल्फा केराटिन जो प्रोटीन है ये पाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अल्फा केराटिन जो प्रोटीन है ये त्वचा में पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है, ये जल में घुलनशील है आपका, और मेनली आपके नाखून, सींग, खुर या बालों में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? वे जैव उत्प्रेरक है, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना है कि एंजाइम के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। तो एंजाइम आपके जैव उत्प्रेरक होते हैं, आपका पहला कथन भी सही है। नेक्स्ट है आपका, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं।
तो एंजाइम्स आपके शरीर में उसी जगह पर कार्य करते हैं जहां वो उत्पादित होते हैं, ये भी आपका सही है। एंजाइम आपके जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विशिष्ट जैव क्रिया को अति उच्च दर से संपन्न कराते हैं। एंजाइम के बिना जैव प्रक्रियाएं अति मंद दर से होती हैं। सामान्यतः एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पन्न होते हैं, जबकि हॉर्मोन्स जो होते हैं वो अपनी उत्पादित हुई हुई जगह से, ठीक है, अपने उद्गम स्थल से अलग स्थान पर अपना कार्य करते हैं। बट एंजाइम जो होते हैं वो उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां पर वे उत्पादित होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक और दो आपके दोनों कथन सही हैं। वे जैव उत्प्रेरक भी होते हैं और वे उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां पर वे उत्पादित होते हैं। बट हॉर्मोन जो होते हैं वो उस जगह पर कार्य नहीं करते जहां से वो उत्पादित होते हैं। हॉर्मोन्स अलग स्थान पर कार्य करते हैं अपने उत्पादित स्थल से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कथन, सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। कारण है आपका इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। यानी कि आपका कथन भी सही है, सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का तेल है और अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। और कारण भी आपका सही है, इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। और कारण आपका सही व्याख्या करता है कथन की। सूरजमुखी जो है आपके एस्टरेसी कुल के अंतर्गत आता है। सूरजमुखी कौन से कुल के अंतर्गत आता है आपके? सूरजमुखी का कुल है एस्टरेसी। एस्टरेसी ये स्कूल के अंदर आता है आपका सूरजमुखी। ये एक आपका आवृत बीजी पौधा है। सूरजमुखी एक आवृत बीजी पौधा है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। इसका तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है क्योंकि इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है और असंतृप्त वसा अम्ल मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आपका कथन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्लोरोफिल आपका मैग्नीशियम है, हीमोग्लोबिन आयरन है, खाने का नमक सोडियम होता है, कपड़े धोने का सोडा आपका पोटेशियम होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है, इनमें से आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि कपड़े धोने का सोडा आपका पोटेशियम नहीं होता। कपड़े धोने का सोडा आपका पोटेशियम नहीं होता। कपड़े धोने का आपका सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है आपका? सोडियम कार्बोनेट। बाकी क्लोरोफिल आपका मैग्नीशियम है, हीमोग्लोबिन आपका आयरन है, खाने का नमक जो है वो आपका सोडियम होता है। बट जो आपका कपड़े धोने का सोडा है वो आपका पोटेशियम नहीं होता, ये सोडियम कार्बोनेट होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, यही सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय स्थल क्या है आपका? ट्रैंक्यूल्स, ब्रोंकियोल्स, पल्मोनरी शिराए या एल्वियोल। तो गैसीय जो विनिमय स्थल है वो है आपका एल्वियोल। गैस विनिमय के दौरान ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त नली में चली जाती है, उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों तक जाती है। यह प्रक्रिया फेफड़ों में स्थित आपके एल्वोलाई में होती है। कहाँ पर होती है? एल्वोलाई में होती है एवं सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के बीच संपन्न होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय स्थल जो है वो आपका एल्वोली है। यहीं पर आपकी गैसों का विनिमय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास गति आपकी क्या होगी? जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो आपकी क्या होगा? आपकी श्वास गति कम हो जाती है, श्वास गति बढ़ जाती है, श्वास गति परिवर्तित नहीं होती, श्वास गति पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है बढ़ जाती है। जब रक्त में आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है तो जो हमारी सांस है वो बढ़ने लगती है। रक्त में ऑक्सीजन यानी कि O2 की कंसंट्रेशन में कमी आने पर श्वास की गति में आपके बढ़ोतरी होने लग जाती है। समुद्र सतह से ज्यो-ज्यो ऊपर चलते जाते हैं, वायुमंडल की वायु का संयोजन अर्थात इसमें विभिन्न गैसीय प्रतिशत मात्राएं तो वही रहती है, किंतु वायु का घनत्व कम हो जाता है। अतः पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइपोक्सिया के कारण हमारी सांस फूलती जाती है और श्वास दर जो है बढ़ने लगती है। आपके हाइपोक्सिया के कारण सांसें फूलने लगती है और श्वास दर जो है वो बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में कमी आती है तो हमारी सांस लेने की दर जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में या CO2 के रूप में। तो हमारे सांस में लेने में श्वसन में जो ऊर्जा उत्पादित होती है वो आपकी किसके रूप में होती है? एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीकर विघटन यानी ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन से संबंधित अर्थात अपचयी अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप आपकी ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आपका श्वसन में ऊर्जा जो उत्पादित होती है वो आपकी एटीपी के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव हृदय में कितने चैम्बर्स यानी घटक होते हैं? मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? केवल 4, केवल 2, केवल 1, केवल 3? तो मानव हृदय जो होता है वो आपके 4 चैम्बर्स का बना होता है। ठीक है, कितने चैम्बर्स होते हैं मानव हृदय में? 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 ऊपरी कक्ष होते हैं आपके, दाया एवं बाया आलिंद उसको कहते हैं, और निचले कक्ष जो होते हैं उनको दाया एवं बाया निलय कहते हैं। जो ऊपरी 2 कक्ष होते हैं, ऊपरी 2 कक्ष, उन्हें क्या कहते हैं आपके? दाया एवं बाया अलिंद, दाया बाया अलिंद कहते हैं, यानी कि एट्रिम। और जो आपके नीचे वाला कक्ष होता है, निचले 2 कक्ष जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भी आपके दाएं एवं बाएं निलय कहते हैं, यानी कि वेंट्रिकल। तो मानव हृदय कितने कक्ष का बना होता है? कितने चैम्बर्स होते हैं मानव हृदय में? 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपरी 2 कक्ष जो होते हैं उन्हें दाया बाया आलिंद यानी कि एट्रिम कहते हैं, और निचले जो 2 कक्ष होते हैं उन्हें दाया बाया निलय कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव हृदय आपके 4 चैम्बर से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है कहलाती है? पल्मोनरी शिरा, सिस्टिक शिरा, कार्डियक शिरा या हिपेटिक पोर्टल शिरा? जो आप कौन सी शिरा है आपकी जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है? तो वो है आपकी पल्मोनरी शिरा। हृदय में आपके 4 कक्ष होते हैं जिनमें रक्त प्रवाहित होता है। रक्त आपके दाहिने आलिंद यानी कि राइट एट्री में प्रवेश करता है और दाहिने निलय राइट वेंट्रिकल से होकर गुजरता है। दाहिना निलय जो है आपके रक्त को फेफड़े में पंप करता है जहां यह ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त पल्मोनरी शिरा यानी कि पल्मोनरी वेन्स द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है।
पल्मोनरी वेन्स द्वारा ये ब्लड जो है ऑक्सीजन युक्त ब्लड आपके वापस हृदय में लाया जाता है, जहां ये बाय आलिंद लेफ्ट एट्रियम में आपके प्रवेश करता है। बाय आलिंद से रक्त निलय आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो आपकी पल्मोनरी शिरा है, पल्मोनरी वेन्स जो है वो आपके ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं, सोते समय, दो धड़कनों के बीच, या आपके यौगिक आसन करते समय। तो हृदय जो होता है वो आपका कभी भी आराम नहीं करता। हृदय एक मांसल तंत्र है। सामान्यतः ये वयस्क मनुष्य में आपकी 72 से 75 बार आपके प्रति मिनट धड़कता है। ठीक है, 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है। हृदय दो धड़कनों के बीच, यहाँ पर आपका हृदय जो आराम करेगा वो आपका दो धड़कनों के बीच का जो समय है वहां पर करता है। ठीक है, हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है। दो संकुचनों के बीच का काल विश्राम काल कहते हैं उसको, या आपके शीतलन कहा जाता है, या इसको शिथिलन काल कहा जाता है। इसमें संकुचन के दौरान आगे बढ़ा हुआ रक्त जब धमनियों के रिक्त स्थान में प्रवेश करता है, तब धमनी की द्वार दीवार जो होती है आपकी और रक्त में संघर्ष होता है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है। अतः हृदय के दो संकुचनों के बीच धमनियों में जो रक्त भार रहता है उसे विश्रामकालीन रक्तचाप कहते हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आपका हृदय जो है वो दो धड़कनों के बीच आराम करता है और इस काल को विश्राम काल या आपका शिथिलन काल कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, हृदय आपका दो धड़कनों के बीच आराम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। हृदय से तेज, हृदय से मंद, हृदय के बराबर, या हृदय से स्वतंत्र होकर। तो मानव कलाई में आपके नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर। चिकित्सा विज्ञान में हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं। सामान्यतः नाड़ी स्पंदन की दर हृदय के धड़कन की दर के बराबर होती है। ये आपकी नाड़ी स्पंदन में जो आपकी दर है ये हृदय के बराबर होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होगी। एक नॉर्मल मैन है आपका जिसका वेट 70 किलोग्राम है, उसके अंदर रक्त की कुल मात्रा कितनी होगी? 6000 मिलीलीटर, 5000 मिलीलीटर, 4000 मिलीलीटर, या आपके 3000 मिलीलीटर। तो इस आदमी के अंदर रक्त की मात्रा होगी आपकी, तो इस आदमी के अंदर रक्त की मात्रा जो होगी वो आपके 5000 मिलीलीटर होगी। रक्त एक क्या है आपका तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड क्या है आपका एक तरल संयोजी उत्तक है, यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% तक होता है। मनुष्य के अंदर कितना रक्त होता है वो उसके वेट का, उसके वजन का, उसके भार का 7 से 8% तक होता है। तो आपका 70 किलोग्राम भार वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर आपका 5000 मिलीलीटर रक्त होगा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि जो एक आपका 70 किलोग्राम वाला वयस्क मनुष्य है उसके अंदर आपका 5000 मिलीलीटर रक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपको बताने की हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? यह लाल रंग का होता है, यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह कुछ अम्लीय होता है, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है।
तो यहाँ पर जो आपका हीमोग्लोबिन के संबंध में सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि यह कुछ अम्लीय होता है। हीमोग्लोबिन का जो पीएच मान है, हीमोग्लोबिन का पीएच मान कितना होता है आपका 7.1 से आपके 7.4 के मध्य होता है, अर्थात हीमोग्लोबिन कुछ क्षारीय होता है, यानी कि एसिडिक होता है, ना कि बेसिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यही आपका सही नहीं है हीमोग्लोबिन के संबंध में। बाकी आपके सभी कथन सही है। यह लाल रंग का होता है, यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, बट ये बेसिक नहीं होता। आपका जो हीमोग्लोबिन है इसका मीडियम थोड़ा एसिडिक होता है, इसका पीएच मान आपके 7.1% 7.1 से आपके 7.4 के बीच तक होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन अम्लीय नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें लौह होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, कोड के माध्यम से आपको अपना आंसर देना है। तो यहाँ पर आपकी हीमोग्लोबिन के संबंध में जो कथन सही है वो है आपका पहला कथन सही है, इसमें आपके लौह होता है। नेक्स्ट आपका यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है आपका यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है आपका, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये भी सही है। तो आपका करेक्ट है 1, 2 एंड 4। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। कुल रुधिर आपका जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है आपका, ब्लड का 55% भाग तो प्लाज्मा होता है, 55% भाग जो होता है ब्लड का वो प्लाज्मा होता है। और जो आपका बचा हुआ 45% है आपका, ये क्या होता है आपका 45% भाग आपके ब्लड सेल्स होते हैं, रुधिराणु। ठीक है, बाकी के जो आपके 45% है ये रुधिराणु होते हैं। और रुधिराणु भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। रुधिराणु जो होते हैं आपके ब्लड सेल्स, रुधिराणु, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, जिनको हम रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट होती है आपकी श्वेत रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु, जिन्हें व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट होते हैं आपकी थर्ड जो है वो आपका होते हैं प्लेटलेट्स। थर्ड क्या होती है आपकी, प्लेटलेट्स होती हैं। प्लाज्मा में आपकी 91% बात करें प्लाज्मा की, प्लाज्मा के अंदर आपका 91% तो आपका जल होता है, 91% आपका वाटर होता है, और 9% भाग जो होता है आपका, बाकी का 9% जो है इसके अंदर आपका कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। बाकी के 9% आपके कार्बनिक या कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, लाल रुधिराणु कुल आपके रुधिर का 40% होते हैं। रेड ब्लड सेल जो होते हैं ये टोटल ब्लड के आपके 40% होते हैं। रुधिराणु जो होते हैं, रुधिर का लगभग 40% भाग आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं। नेक्स्ट आपका यह रुधिर का कोशिकीय भाग है, रुधिराणु की लगभग 90% लाल कणिकाएं होती हैं। आपकी जो रुधिराणु है इसमें आपका 90% आपकी
आरबीसी होती हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। रुधिराणु की बात करें ब्लड सेल्स में तो आपके 90% आरबीसी होंगे, और टोटल ब्लड की बात करूं तो वहां पर आपका 40% आपके आरबीसी होते हैं। ये केवल कशेरुकी प्राणी में वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं आरबीसी। ये केवल जो आरबीसी है आपके केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं। और लाल रुधिराणु में हीमोग्लोबिन नामक लोह युक्त प्रोटीन पाई जाती है। जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसी आपके, एक तो केवल ये कशेरुकी प्राणियों में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपका हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है इसके अंदर आपका? हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि आपका ये लोह युक्त प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन लोह युक्त प्रोटीन, ये इसके अंदर पाया जाता है। आपके आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें आपका हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है ये क्या करता है? ऑक्सीजन का वाहक है ये। और इसके अंदर आपका हीम हीम नाम का आपका हीम नामक लाल रंग पदार्थ पाया जाता है। ओके, और रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने में आपके इसका जो कार्य है ये श्वेत रुधिराणु करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या वर्क होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स का वर्क होता है आपकी प्रतिरक्षा प्रदान करना, रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करना। ये काम होता है आपकी श्वेत रुधिराणु का, व्हाइट ब्लड सेल्स का। और जिन्हें आपके क्या कहते हैं? वीर सिपाही भी कहते हैं। ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं? वीर सिपाही। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारा रुधिर वर्णिका यानी कि हीमोग्लोबिन के संबंध में आपको कथन बताने थे। कौन कौन सा कथन आपका सही है? तो इसके अंदर लोह होता है, ये सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये सही है। और यह रक्त में आपके ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। मैं बता रही थी आपको ब्लड के अंदर आपका 55% प्लाज्मा होता है, 45% आपके रुधिराणु होते हैं। रुधिराणु के अंदर आपका आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जो कि आपकी रुधिराणु का तो 90% भाग है, 40% भाग है आपके संपूर्ण रक्त का होता है। ये केवल और केवल आपके वर्टिब्रेट्स कशेरुकी प्राणियों में पाए जाते हैं। बात करो श्वेत रुधिराणु व्हाइट ब्लड सेल्स की, तो ये आपके रोगों के प्रति आपकी प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। और आपका रुधिराणु में आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स के अलावा प्लेटलेट्स भी होती हैं। प्लाज्मा में आपकी 91% वाटर होता है, 9% आपका कार्बनिक और आपके अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। बाकी आपके आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, ये लोह युक्त प्रोटीन है। ऑक्सीजन का वाहक होता है, हीम नामक इसमें लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? कौन सा आपका प्राकृतिक पदार्थ है? कौन सा आपका प्राकृतिक पदार्थ है जिसके अंदर लौह पाया जाता है? क्लोरोफिल, कोलेजन, कैरोटीन या आपका हीमोग्लोबिन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका मायोग्लोबिन। तो करेक्ट आंसर है आपका मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों में पाया जाता है, और ये आपका पेशी के ऊतकों में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। लौह इसका आवश्यक घटक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मायोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्वस्थ मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। एक हेल्थी मैन जो है उसका आपका औसत रक्तचाप यानी कि एवरेज ब्लड प्रेशर कितना होगा? ब्लड प्रेशर आपका 60, 100, 20, 80, 60, 140, 122, 80। तो जो आपका एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसका एवरेज ब्लड प्रेशर होता है आपका
120 to 80। मनुष्य का औसत सामान्य रक्तचाप 120 to 80 होता है। ध्वनि में रक्त दाब की दो अवस्थाएं होती हैं आपकी। पहले को प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, दूसरे को प्रसारण दाब डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब जो आपका 120 मिलीमीटर तथा प्रसारण दाब आपका 80 मिलीमीटर होता है। और रक्तचाप को जो डॉक्टर मापता है, रक्तचाप को मापने का यंत्र जो होता है उसको क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिगो स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। स्वस्थ मनुष्य का औसत रक्तचाप होगा आपका 120 to 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, मानव रक्त दान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है? आपके ब्लड डोनेट करने के लिए कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका जो यूनिवर्सल डोनर होता है? बी पॉजिटिव, ओ ग्रुप, ए बी, या आपका ए पॉजिटिव। तो यूनिवर्सल डोनर है आपका ओ ग्रुप। ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप ओ जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। इस ब्लड ग्रुप जो है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, अतः ये आपके किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर इस वर्ग में आपके प्लाज्मा और एंटीबॉडीज की उपस्थिति के कारण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति का रुधिर इस वर्ग के व्यक्ति को नहीं चढ़ा सकते। ओ जो ग्रुप है वो आपका किसी को ब्लड दे तो सकता है, ये यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, पर ये किसी का ब्लड ले नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर आपके प्लाज्मा और एंटीबॉडीज होती है, जिसके कारण आपको किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति को इसका इसको नहीं चढ़ा सकते। किसी भी अन्य व्यक्ति का जो ब्लड है वो ये नहीं ले सकता। और जो आपका सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल रिसेप्ट यूनिवर्सल रिसेप्ट जो होता है आपका, रिसिपेंट जो होता है आपका, यानी कि सर्वग्राही, जो किसी भी आपके किसी भी ग्रुप का किसी भी समूह का ब्लड ले सकता है, वो आपका ए बी होता है। ए बी ग्रुप को आप किसी भी ग्रुप का ब्लड दे सकते हैं। और ओ जो है वो आपका किसी भी ग्रुप को ब्लड दे सकता है बट ले नहीं सकता। ठीक है, किसी भी ग्रुप का इसको ब्लड नहीं दे सकते। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ओ समूह जो है ये यूनिवर्सल डोनर होता है और ये सभी को ब्लड इसलिए दे सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजेंस नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसको आपके रक्तदान यानी कि ब्लड की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? एक आपका मनुष्य, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और सडनली उसको आपके ब्लड की आवश्यकता है, उसको ब्लड चढ़ाना है, पर और उसके जो आपका ब्लड ग्रुप है उसका टेस्ट भी नहीं हुआ है, तो आप उसे कौन से ग्रुप का ब्लड दे सकते हैं? तो उसे दिया जा सकता है ओ नेगेटिव। ओके, ओ नेगेटिव जो है वो उसको दिया जा सकता है क्योंकि आपका ओ नेगेटिव जो है, ओ नेगेटिव समूह में के रक्त में ना तो कोई ए या बी एंटीजन उपस्थित रहता है, इसमें आपके ए या बी एंटीजन, ए या बी दोनों में से कोई भी एंटीजन नहीं होता, ना ही इसमें कोई आरएच फैक्टर होता है, ना ही इसमें कोई आरएच फैक्टर होता है आपका। और ये आपके किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति को देने पर स्कंदन यानी कि ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। अगर ये किसी भी ग्रुप को दे दिया जाता है ओ नेगेटिव ब्लड, तो वहां पर उसके ब्लड में आपकी क्लोटिंग नहीं होगी, ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, यानी कि स्कंदन आपका नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि आपका ओ नेगेटिव ग्रुप जो है वो आपका ओ नेगेटिव ग्रुप का ब्लड किसी को भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 4.5 to 4.6, 6.45 to 6.55, 7.35 to 7.45, 8.25 to
8.35। तो सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है आपका 7.35 टू 7.45। रक्त का सामान्य पीएच स्तर आपका 7.35 से 7.45 के मध्य होता है, अर्थात आपका 7.4 होता है। नॉर्मली क्या होगा, 7.4 होगा आपका ब्लड का पीएच लेवल। और आपका एसिडोसिस और एल्कालोसिस से पीड़ित रोगियों का जो पीएच स्तर है इस सीमा से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है, जहां पर आपके व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं और रेड ब्लड सेल्स आपके खत्म होते हैं। लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, पैनक्रियाज में या आपके यकृत में। कहाँ पर होता है ये आपका, यकृत में। तो कहाँ पर होगा ये, आपके प्लीहा में होते हैं। ठीक है, प्लीहा में शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जो आपकी आरबीसी है, इनका जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल होता है आपका 120 दिन का। 120 दिन का जीवन काल होता है आरबीसी का। इसके बाद इनका प्लीहा में विनाश हो जाता है। लिम्फोसाइट तथा न्यूट्रोफिल्स श्वेत रक्त कणिकाओं के दो प्रकार हैं। डब्ल्यूबीसी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके लिम्फोसाइट और दूसरे होते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स। ये आपके दो प्रकार हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। लिम्फोसाइट का निर्माण आपके प्लीहा में होता है। लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होगा आपका, इनका निर्माण होता है प्लीहा में। और न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं लसिका ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि में होता है। न्यूट्रोफिल्स का निर्माण आपके अस्थि मज्जा में होता है। लिम्फोसाइट का निर्माण आपके प्लीहा में, लसिका ग्रंथि में, लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, लसिका ग्रंथि में तथा आपके थाइमस ग्रंथि में, थाइमस ग्रंथि में। और जो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स का निर्माण कहाँ पर होता है, न्यूट्रोफिल्स का निर्माण होता है आपके अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि डब्ल्यूबीसी का बनना और आरबीसी का विनाश आपके प्लीहा में होता है। आरबीसी का जीवन काल आपके 120 दिन का होता है, इसके बाद ये आपके प्लीहा में इनका विनाश हो जाता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपके लिम्फोसाइट हो गया, दूसरा आपका न्यूट्रोफिल्स हो गया। लिम्फोसाइट का निर्माण आपके प्लीहा में होता है, लसिका ग्रंथि में होता है और आपके थाइमस ग्रंथि में होता है। न्यूट्रोफिल्स का निर्माण आपका अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है एम एम ऑफ एच जी के रूप में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में या आपके ग्राम प्रति लीटर के रूप में। तो ये किया जाता है आपका मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है, उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन या आपकी वृद्धि। तो थ्रोम्बिन का संबंध जो है वो आपके रक्त जमाव से है। रक्त का थक्का यानी कि आपके ब्लड क्लॉटिंग बनने की एक प्रक्रिया, जटिल रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसे 3 स्टेप्स में बांटा गया है और इसके अंतिम चरण में आपके थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करके प्लाज्मा में घुलनशील फाइब्रोनोजन प्रोटीन के फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में संश्लेषण को प्रेरित करता है। और रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि का स्पष्ट विवरण आपके होवेल ने किया था। ठीक है, रक्त जमाव यानी कि आपके ब्लड क्लोटिंग, और इसका आपका स्पष्ट विवरण किसने दिया था, इसका स्पष्ट विवरण दिया था आपके, इसका स्पष्ट विवरण देने वाले थे आपके होवेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, रक्त के जमाव से आपका थ्रोम्बिन का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा कथन, कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। कारण है आपका, रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त आपके स्कंदित हो जाता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि आपका कथन भी सही है। कटे स्थान जो कट गया है, वहां जो पार्ट आपका कट गया वहां पर रक्त का प्रवाह रोकने के लिए फटकरी का उपयोग किया जाता है और फिटकरी लगाने से आपका रक्त रुक जाता है। रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं और फिटकरी एल्यूमिनियम आयन की स्कंदन शक्ति होती है जिससे आपके ब्लड क्लॉट हो जाता है, मतलब कि आपका जो ब्लड है वो रुक जाता है। फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। फिटकरी की उपस्थिति फिटकरी में उपस्थित एल्यूमिनियम आयनों की अधिक स्कंदन शक्ति के कारण यह रक्त प्रवाह रोकने के लिए उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? यकृत, फुफ्फुस, हृदय या आपका वृक्क? तो आपके अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित में से जो अंग उत्तरदायी है वो है आपका यकृत। यकृत अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी है। यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निराविशन करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से आपका कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, और या आप ऑप्शन भी आपका, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो यहाँ पर आपका जो कथन सही है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि शरीर में सारा रक्त जो है वो आपका किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया आपकी डायलिसिस होती है। ठीक है, क्या होती है आपकी? शुद्धिकरण, यानी कि प्यूरिफिकेशन। इसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसकी प्रक्रिया कहलाती है आपकी डायलिसिस। डायलिसिस डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर आपकी किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक, ये आपके रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक और आपके यूरिक अम्ल, यानी कि यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल आदि को अलग करती है और रक्त के परासनी दाब एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो सारा ब्लड है, सारा रक्त है, वो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? आंत, आमाशय, प्लीहा या गुर्दा? तो यूरिया जो आपके पृथक किया जाता है रक्त से, वो आपके गुर्दे द्वारा किया जाता है। यूरिया अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया द्वारा किडनी में आपके पृथक कर दिया जाता है, क्योंकि यूरिया एक उत्सर्जी एक्सक्रीटरी मेटेरियल है जिसका शरीर से आपका बाहर निकलना अति आवश्यक है। तो ये आपके गुर्दे द्वारा यानी कि किडनी द्वारा यूरिया आपके ब्लड से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है हृदय, वृक्क, यकृत, फेफड़े? तो आपका अपोहक जो है अपोहक जिसके कार्य के संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वो है आपका वृक्क, यानी कि किडनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दों का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना,
क्या ही हार्मोनों का श्रावण करना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। आपके अग्नाशय इंसुलिन अग्नाशय में इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। और बाकी जो है आपके ये आपकी किडनी के नॉर्मली फंक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम एसिटेट, या आपके कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसिटेट, या आपके ऑक्सलेट, या आपके सोडियम बेंजोएट। तो गुर्दे में पथरी बनती है आपके कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। ठीक है, किसके कारण बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। वृक्क की पेल्विस में खनिज लवण कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण ही आपके वृक्क में पथरी या अश्मरी बनती है, जिसको आप स्टोन पथरी कहते हैं। ठीक है, ये आपके कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? प्रोटीन का अवक्षेपण, और आपके ऑक्सलेट का क्रिस्टलीकरण, रेत के कणों का जमाव, या वसा का जमाव। तो गुर्दे में पथरी आपके ऑक्सलेट का क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क इन कार्यों के लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो मस्तिष्क आपके किन कार्यों के लिए जिम्मेदार है? मस्तिष्क जिम्मेदार है आपके सभी के लिए। मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी है। मेडुला पश्च मस्तिष्क का भाग है जो ऊपरी की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर आपके सुषुम्ना से जुड़ा होता है तथा आपके हृदय गति, रक्तचाप आदि पर अपना नियंत्रण रखता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए और शरीर संतुलन बनाए रखने के लिए, सभी कार्यों के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में आपका कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा, मस्तिष्क, हृदय, या आंख। कौन सा अंग है आपका जो आपके सुई चुभाने पर दर्द नहीं करेगा? तो वो है आपका मस्तिष्क। मस्तिष्क आपका सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा, क्योंकि मस्तिष्क में दर्द ग्रहिका जो कि आपकी पेन रिसेप्टर्स होती हैं उनका अभाव होता है। पेन रिसेप्टर्स यानी कि दर्द ग्रहिकाओं का अभाव होता है मस्तिष्क में, इसलिए सुई चुभाने पर मस्तिष्क में दर्द नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है? ना ही जाड़ों में घटता है, ना ही गर्मियों में बढ़ता है, जाड़ों में आपके बढ़ जाता है। तो मानव शरीर का जो तापक्रम होता है वो आपके ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। मानव शरीर का आपके साधारण तापमान कितना होता है? साधारण तापमान आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भले ही कितनी सर्दी अथवा गर्मी क्यों ना हो, शरीर का तापमान आपका लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तृप्ति और प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित होते हैं? अग्र मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में, मेडुला में, या आपके ऑप्टिकल लोब में। तो आपकी तृप्ति और प्यास के जो केंद्र हैं वो मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में उपस्थित होते हैं। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि इसके द्वारा ही निर्मित होते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हॉर्मोन्स का नियंत्रण भी करता है।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर है आपका हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, रक्त से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है कौन से हार्मोन के द्वारा होता है? टीएसएच द्वारा, एसीटीएच द्वारा, एफएसएच द्वारा या एडीएच द्वारा? तो आपके रक्त से मूत्र की मात्रा का जो निस्तारण नियंत्रित होता है वो आपके एडीएच द्वारा होता है। मस्तिष्क की पीयूष पीयूष ग्रंथि से आपके एडीएच या एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एडीएच यानी कि आपका एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है ये आपका एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एडीएच आपका एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है और ये आपका पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि से आपका ये स्रावित होता है। ठीक है, यह हार्मोन आपके रक्त से मूत्र की मात्रा के निस्तारण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन द्वारा रक्त से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपके हार्मोन है और सूची 2 में स्रावित ग्रंथि है, मतलब कि आपका कौन सा हार्मोन कहाँ कौन सी ग्रंथि से आपके स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन आपके कहाँ से स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन आपके स्रावित होता है गर्भाशय से, महिला गर्भाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट आपका टेस्टोस्टेरोन, ये आपका स्रावित होता है वृषण से, पुरुष वृषण से। नेक्स्ट है आपका थायरोक्सिन, थायरोक्सिन आपका कहाँ से स्रावित होता है? ये आपके थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट है इंसुलिन, इंसुलिन का स्रावण होता है आपके अग्नाशय से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रोजेस्टेरोन आपका हार्मोन महिलाओं के मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था से संबंधित है। टेस्टोस्टेरोन जो है आपका पुरुषों के वृषण से स्रावित होता है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ये जो आपका इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आपकी अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों होती हैं? एड्रिनल ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, अग्नाशय या आपके थायराइड? तो आपकी अंतःस्रावी और आपकी बहिर्स्रावी दोनों ग्रंथि होती है अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। इसमें आपके बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होती है। बहिर्स्रावी में ही आपका बहिस्रावी में अग्नाशय का काम होता है आपका पाचन में सहायक होती है, पाचन में सहायक होती है। और वही अंतःस्रावी ग्रंथि में इसका क्या आपका कार्य होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि में ही आपके रक्त शर्करा को विनियमित करती है, रक्त शर्करा को विनियमित करती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से निकलता है और यह बहिस्रावी होता है। इसके रस को पूर्ण पाचन रस कहा जाता है। ये गुण विशिष्ट है किसके अंदर? किसके गुण है? आपके यकृत के, प्लीहा के, अग्नाशय के या आपके लाल ग्रंथि के? तो ये गुण है आपके अग्नाशय की। ठीक है, अग्नाशय, अग्नाशय के गुण है आपके ये। यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है और अग्नाशय आपकी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय से ही अग्नाशय रस स्रावित होता है जो कि आपके क्षारीय होता है। ठीक है, और इस रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस जो होता है ये आपका क्षारीय होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्नाशय
को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा है? अग्नाशय को आपके पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा? आपका रेनिन, ट्रिप्सिन, सिक्रिटिन या पेप्सिन? तो ये आपका सिक्रिटिन। सिक्रिटिन जो है आपका अग्नाशय को पाचक रस उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इंसुलिन होता है स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इंसुलिन है आपका प्रोटीन। इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंसुलिन का कार्य आपका रक्त शर्करा का नियंत्रण है, मेलाटोनिन का कार्य निद्रा का नियंत्रण है, ऑक्सीटोसिन का कार्य आपका स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण है, गैस्ट्रिन का कार्य आपका रक्तचाप का नियमन। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, गैस्ट्रिन का कार्य आपका रक्तचाप का नियमन नहीं है। गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये पेप्टाइड हार्मोन है आपका, जो कि आमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को उद्दीप्त करता है। तो नेक्स्ट, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? केराटिन, फाइब्राइन, ऑक्सीटोसिन, कोलेजन। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन आपका प्रोटीन नहीं है। ऑक्सीटोसिन क्या है आपका? हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये आपका एक हार्मोन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा थायरोक्सिन क्या है? विटामिन, हार्मोन, एंजाइम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका थायरोक्सिन है एक हार्मोन। थायरोक्सिन एक हार्मोन है। थायरोक्सिन ग्रंथि मनुष्य के में गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों ओर तथा स्वर यंत्र के जोड़ के अधर तल पर स्थित होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन जो है वो है आपका इंसुलिन, एड्रिनेलिन, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन। तो ये होता है आपका एड्रीनेलिन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से आपकी हृदय गति में वृद्धि होती है और शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। इसे आपके उड़ो या लड़ो यानी कि फ्लाइट और फाइट, फ्लाइट और फाइट हार्मोन इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एस्ट्रोजन क्या है? अस्थि, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन। तो एस्ट्रोजन है आपका, एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों के अंडाशय की ग्राफिन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिका द्वारा आपके यौवन आरंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु तक होता है। तो करेक्ट आंसर है आपका एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, ये आपका स्त्रीलिंगीय हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंगीय हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है आपका? एंडेस्ट्रोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोन या आपका थायरोक्सिन। तो करेक्ट आंसर है आपका एस्ट्रोन यानी कि ऑप्शन सी। एस्ट्रोन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन ये आपका मेल सेक्स हार्मोन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, काफी इंपोर्टेंट क्लास थी। तो लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।